नमस्कार साथियों अपन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं किसके संदर्भ में, लेखांकन अनुपात या मैं बोल सकता हूं जो रेशियो एनालिसिस है जिसको अपन अनुपात विश्लेषण बोलते हैं, उस टॉपिक की। देखिएगा, पार्टनरशिप का अपना कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसके कुछ प्रश्न बाकी हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा उस संदर्भ में। लेकिन उससे संदर्भित आज अपन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी में जो लेखांकन अनुपात है या अनुपात विश्लेषण है उससे संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एनसीईआरटी की बुक में अपन को दे रखे। साथियों, ये प्रश्न अपने लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि आज जो भी एग्जाम राजस्थान बोर्ड में हो रहा है उस प्रत्येक एग्जाम में पहली पसंद है वो एनसीईआरटी बन चुकी है। तो अपना प्रयास यही रहेगा कि कोई भी मैटर है वो छूटे नहीं इससे संबंधित। तो उसी तर्ज पर मैं आज की प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए बेहद खास रहेगी। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं वो प्रश्न ये दिया हुआ है। आपको चालू अनुपात दे रखा है, चालू अनुपात दे रखा है 2:1। चालू अनुपात कितना दे रखा है? 2:1 दे रखा है। और प्रश्न में आपसे पूछ रखा है यदि यदि चालू दायित्वों का भुगतान 10,000 रुपए कर दिया जाए तो चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रश्न अपन से ये पूछा गया है। ऑप्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1, चालू अनुपात में वृद्धि होगी यानी चालू अनुपात बढ़ेगा। ऑप्शन बी, घटेगा। ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन डी, तय नहीं कर सकते। बताइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि चालू अनुपात 2:1 हो और चालू दायित्वों का भुगतान आप कर दो 10,000 रुपए का, तो चालू अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिएगा, इस प्रश्न को अपन कैसे करेंगे। आपको वो पता है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। इसके अकॉर्डिंग करंट असेट्स 2 है और करंट लायबिलिटीज 1 है। यस या नो? क्लियर? अब देखिएगा, मैं यहां क्या तय कर रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि मेरी चालू संपत्ति है वो 1 लाख रुपए की और चालू दायित्व मेरे हैं 50,000 की। बताइएगा, रेशियो 2:1 आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं ये मान रहा हूं कि आपने चालू दायित्वों का भुगतान 10,000 का कर दिया। अब दायित्व जाएंगे तो दायित्व चुकाने के लिए आपके बताओ करंट संपत्ति में यानी चालू संपत्ति में कमी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि आप जब दायित्व चुकाओगे तो पैसे आपके बिजनेस से निकलेंगे। इसका मतलब आपके बिजनेस से असेट्स जो है वो 1 लाख से 10,000 कम होकर के 90,000 हो गए और चालू दायित्व 50 से घट करके कितने हो गए? 40,000 हो गए। 50 से घट करके कितने हो गए भाई? 40,000 हो गए। अब देखते हैं रेशियो अपने पास क्या आ रहा है। तो संख्याएं जो कट रही हैं वो काट दो, 4 से इसको डिवाइड करते हैं अपन। 4 दुए 8, बच गया कितना? 1, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट। 4 दुए 8, बच गया 2, 5। 2.25:1। नया रेशियो क्या आया? 2.25:1।
प्रश्न में पूछा गया है, बताइएगा चालू अनुपात बढ़ा कि घटा? चालू अनुपात अपना बढ़ गया। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं इस संदर्भ में, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या अगर मैं 2 की बात करूं तो दूसरा प्रश्न जो एनसीईआरटी के संदर्भ में दिया हुआ है वो अपन को ये दिया गया है कि अनुपातों के निम्न वर्ग प्रमुख रूप से जोखिम की गणना करते हैं। अनुपातों के निम्न वर्ग प्रमुख रूप से जोखिम की गणना करते हैं। अनुपातों के निम्न अनुपातों के निम्न वर्ग प्रमुख रूप से जोखिम की गणना करते हैं। अनुपातों के निम्न वर्ग प्रमुख रूप से जोखिम की गणना करते हैं। ऑप्शन पहले समझिएगा, उसके बाद इसका उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपको दे रखा है द्रव्यता अनुपात, क्रियाशीलता और लाभप्रदता अनुपात। द्रव्यता का मतलब होता है तरलता अनुपात। दूसरा हमें दे रखा है, वो दे रखा है क्रियाशीलता। और तीसरा दे रखा है लाभदायकता। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मुझे द्रव्यता, क्रियाशीलता, स्टोक। द्रव्यता, क्रियाशीलता, स्टोक। ऑप्शन सी जो हमें अवेलेबल करवा रखा है वो दे रखा है द्रव्यता, क्रियाशीलता, ऋण। द्रव्यता, क्रियाशीलता, ऋण अनुपात। ऋण अनुपात का मतलब हो गया ऋणों से संबंधित जो अनुपात है उसकी बात हो रही है। और ऑप्शन नंबर डी मुझे दे रखा है, वो दे रखा है द्रव्यता, ऋण अनुपात, और तीसरा जो मुझे दे रखा है वो लाभप्रदता अनुपात। देखिएगा, इस प्रश्न को अगर मैं समझता हूं तो जोखिम की संदर्भ की बात हो रही है, तो जोखिम किस परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है वो महत्वपूर्ण रहेगा। यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन सही उत्तर का चयन करें तो ही सही बैठेगा, अदरवाइज ये नहीं बैठेगा। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर 1 की, तो ऑप्शन नंबर 1 में द्रव्यता का मतलब होता है तरलता अनुपात। बिल्कुल जो चालू दायित्व हैं उनको चुकाने की क्षमता को बताते हैं। क्रियाशीलता अनुपात ये बताते हैं कि आपने जो संसाधन व्यवसाय में लगा रखे हैं वो कितने क्रियाशील हैं। लाभदायकता अनुपात बताते हैं आपने लाभ है वो अपने विनियोगों पर कितना कमाया है, अपने सेल्फ पर लाभ कितना कमाया है। द्रव्यता, क्रियाशीलता, स्टॉक, तो ये स्टॉक का कॉन्सेप्ट यहां बैठेगा नहीं, दूसरा ऑप्शन तो मैं हटा देता हूं। द्रव्यता, क्रियाशीलता, ऋण। यहां पूछा है निम्न वर्ग प्रमुख रूप से जोखिम की गणना करने के लिए कहते हैं। प्रमुख रूप से का मतलब हो गया पहले हमें उन चीजों को प्रायोरिटी देनी होगी, उन चीजों को प्राथमिकता देनी होगी जिनका संबंध जोखिम तत्वों के साथ हो। तो ऐसे संदर्भ की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, द्रव्यता बताती है करंट लायबिलिटीज को चुकाने की क्षमता को। ऋण जो अनुपात हैं वो बताते हैं दीर्घकालीन दायित्वों को चुकाने की क्षमता को। और लाभप्रदता बताती है संसाधनों की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कितना कमा रहे हो। अगर मैं सही क्रम की बात करूं तो हम जैसे अनुपातों को पढ़ते हैं उस क्रम में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
फिर मैं बात करता हूं तीसरे प्रश्न की। देखिएगा, अनुपात प्रमुख रूप से प्रत्यय की गणना करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, एक स्थान अनुपात प्रमुख रूप से प्रत्यय की गणना करते हैं। यह चीज आपको समझनी होगी। प्रत्यय की गणना के संदर्भ में अपन से पूछा है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है द्रव्यता या तरलता अनुपात। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो मेरे पास है वो है क्रियाशीलता अनुपात। ऑप्शन नंबर सी जो मेरे पास है वो दिया हुआ है ऋण अनुपात, यानी डेप्ट रेशियो। और ऑप्शन नंबर डी मेरे पास दे रखा है वो है लाभप्रदता अनुपात। देखिएगा, पहले हर चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। द्रव्यता या जो मेरे पास तरलता अनुपात है वो चालू दायित्वों को चुकाने की क्षमता को बताता है। क्रियाशीलता अनुपात जिसे अपन एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है आवर्त अनुपात। आवर्त अनुपात ये किसको बताता है? टर्नओवर को बताता है, कितनी बार चीजें रोटेट हुई उसके संदर्भ की बात हो रही है। ऋण समता अनुपात है, इसका संबंध होता है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो के साथ बोल सकता हूं, या उत्तोलक अनुपात के नाम से मैं इसको जान सकता हूं। और नेक्स्ट अपने पास है लाभप्रदता अनुपात है। तो लाभप्रदता अनुपात का दूसरा नाम क्या होता है? प्रत्यय अनुपात है। जैसे मैं बोल सकता हूं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको आप क्या बोलते हो? विनियोगों पर प्रत्यय। तो वो एक किसका रूप है? लाभप्रदता अनुपात का रूप है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दे रखा है कि एक व्यवसायिक फर्म की गणना उसकी लघु देयताओं के भुगतान की क्षमता से की जाती है। एक व्यवसायिक फर्म के अनुपात की गणना एक व्यवसायिक फर्म के की गणना उसकी लघुकालीन देयताओं के भुगतान की क्षमता से की जाती है। उसकी लघुकालीन देयताओं की भुगतान क्षमता से, उसकी लघुकालीन देयताओं की भुगतान क्षमता से की जाती है। कुछ ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं, यानी इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें खेल नहीं है। प्रश्न की लैंग्वेज समझिएगा। लघुकालीन देयताएं, लघुकालीन देयताओं को अपन क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का मतलब अल्पकालीन, अल्पकालीन जो दायित्व हैं उनको चुकाने की क्षमता की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर एक में आप रख रहा हूं, आप उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर एक एक्टिविटी रेशियो, क्रियाशीलता अनुपात।
क्रियाशीलता अनुपात। ऑप्शन नंबर बी हमें इसके संदर्भ में जो दे रखा है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी द्रव्यता अनुपात। ऑप्शन सी बता रखा है ऋण अनुपात। ऑप्शन डी लाभप्रदता अनुपात। बताइएगा कौन सा होगा। अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने की क्षमता की बात हो रही है। अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने से संबंधित किसका संबंध होता है, किस अनुपात का संबंध अल्पकालीन दायित्वों को चुकाने के साथ होता है। तो देखिएगा अल्पकालीन दायित्वों के साथ तो किसके साथ होता है, जो करंट रेशियो जिसको अपन बोल सकते हैं लिक्विडिटी रेशियो है, तरलता अनुपात उसी के संदर्भ में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। कौन सा अनुपात विभिन्न खातों के प्रचालन से आगम और रोकड़ में परिवर्तित होने की तीव्रता के सूचक हैं। यानी कौन से अनुपात विभिन्न खातों के प्रचालन से आगम प्रचालन से आगम व रोकड़ में परिवर्तन की तीव्रता के सूचक हैं। देखिएगा एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है, प्रश्न में क्या पूछ रहा है उसे हमें फॉर्मूलों से पकड़ना पड़ेगा। इस प्रश्न में आगे वाला बोल रहा है एक तो प्रचालन से आगम यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ किसका संबंध है, प्रचालन से आगम, और रोकड़ में परिवर्तन की तीव्रता के साथ किसका संबंध है। कौन सी ऐसी चीज है जो कन्वर्जेशन को पूछ रहा है, कैसे हम चीजों को तुरंत रोकड़ में तब्दील करें, और रिलेशन किसके साथ बैठाया जा रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो आप बता सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ किन चीजों का संबंध अपने पास होता है, रोकड़ में परिवर्तन के साथ होता है। ऑप्शन नंबर एक मैं आपको दे रहा हूं, इसमें क्रियाशीलता अनुपात, ऑप्शन नंबर बी लाभदायकता अनुपात, ऑप्शन नंबर सी ऋण अनुपात, ऑप्शन नंबर डी तरलता अनुपात। बताइएगा, ध्यान रखिएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ जिसका लिंक होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का संदर्भ जहां लेते हैं, प्रश्न में यह दिया गया है कि विभिन्न खातों के प्रचालन से आगम व रोकड़ में परिवर्तन होने की तीव्रता का सूचक कौन सा अनुपात है। देखिएगा जहां हम ये तय करते हैं कि किस चीज को अपन तुरंत तब्दील कर सकें रोकड़ में, किन चीजों को अपन परिवर्तित कर सकें रोकड़ में, उससे संबंधित जो अनुपात हैं वो किस में शामिल किए जाते हैं। लाभदायकता अनुपात में तो हम उसका प्रतिशत निकालते हैं, बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी के अंतर्गत हम भाग लेते हैं, लगाते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। लेकिन यहां कहीं रोकड़ में बदलने की बात नहीं होती। अगर एक हिंट में लेके चलूं तो इसके ऑप्शन निकलते हैं, देखिएगा इनमें कहीं पर भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को काम में नहीं लिया जाता, न इसमें काम में लिया जाता है। ऑप्शन बच रहे मेरे पास दो। लाभदायकता अनुपात में आप भाग लगाते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, यानी सेल्स का भाग लगाते हो,
लेकिन कहीं पर भी हम रोकड़ में कन्वर्जेशन की बात नहीं करते। कैसे, कितने दिनों में उसको रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं, कितने समयावधि का संबंध होगा, कितने संसाधन एक्टिव है, इन सब का संबंध होता है ऑप्शन नंबर 1 यानी क्रियाशीलता अनुपात के साथ। क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशियो की बात कर लो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की बात कर लो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो की बात कर लो, कहीं ना कहीं संबंध होता है इनका बिजनेस के साथ। कहीं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन काम में लेते हैं, कहीं अपन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन काम में लेते हैं, और संदर्भ क्या होता है कि कैसे इनका भुगतान जल्द किया जाए या कैसे उनसे भुगतान जल्द प्राप्त किया जाए। इसलिए सही उत्तर इसका है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 क्रियाशीलता अनुपात। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न जो अपन को दे रखा है वो प्रश्न अपन को दे रखा है इस संदर्भ में कि द्रव्यता के दो आधारभूत माप क्या हैं। द्रव्यता यानी लिक्विडिटी के, तरलता की बात हो रही है। द्रव्यता के दो आधारभूत माप क्या हैं? द्रव्यता के दो आधारभूत माप क्या हैं? लिक्विडिटी, जिसका संबंध चालू दायित्वों को चुकाने की क्षमता के साथ है, उसके आधार माप क्या हैं? ऑप्शन देखने के बाद अपन तय करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपको दे रखा है रहतियां आवर्त अनुपात, यानी स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ऑप्शन नंबर बी हमें दे रखा है चालू अनुपात व द्रव्यता अनुपात। चालू अनुपात व दूसरा कौन सा है? द्रव्यता अनुपात। ऑप्शन नंबर सी जो अपने पास दे रखा है वो अपने पास है सकल लाभ और प्रचालन अनुपात। प्रचालन अनुपात। ऑप्शन डी ऋण क्षमता व स्वामित्व अनुपात। पहले तो लैंग्वेज को पहचानिए। द्रव्यता का मतलब होता है चालू दायित्वों को चुकाने की क्षमता से, करंट लायबिलिटीज को चुकाने की क्षमता से। क्लियर? दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो द्रव्यता यानी लिक्विडिटी जो रेशियो है उसके अंतर्गत हम 3 रेशियो को शामिल करते हैं। किस किस को? एक तो करंट रेशियो, एक लिक्विड रेशियो, और तीसरा होता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स बटा करंट लायबिलिटीज, और इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। ज्यादा प्रचलित रेशियो कौन कौन से हैं? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो है। करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो है, इसका मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन दोनों का आदर्श मान कोई पूछ ले तो आदर्श मान करंट रेशियो का तो आदर्श मान है 2:1 और इसका आदर्श मान है 1:1, यानी करंट लायबिलिटीज दोगुनी, करंट असेट्स दोगुनी होनी चाहिए किससे? करंट लायबिलिटीज से। और इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपकी लिक्विड असेट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज के क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की मैं बात करूं आपके साथ तो अगला प्रश्न हमें दे रखा है द्रव्यता का सूचक है जो सामान्यतः न्यूनतम तरल संपत्तियों को सम्मिलित नहीं करता। न्यूनतम तरल संपत्तियों को सम्मिलित नहीं करता।
रेगिस्तान, दर्वता, दर्वता का सूचक है जो, फिर रेगिस्तान न्यूनतम तरल संपत्तियों को सम्मिलित नहीं करता। प्रश्न ये पूछा गया अपन से, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 चालू अनुपात, और आगे है व्यापारिक प्राप्य। ऑप्शन बी तरल अनुपात व्यापारिक प्राप्य। ऑप्शन सी वो है चालू अनुपात और स्टॉक। ऑप्शन डी तरल अनुपात स्टॉक। बताइएगा, प्रश्न को पहचानिएगा और फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर दीजिएगा। द्रव्यता का ऐसा सूचक अनुपात जो न्यूनतम तरल संपत्ति को शामिल नहीं करता। किस संपत्ति को शामिल नहीं करता और कौन सा अनुपात है? देखिएगा, चालू अनुपात में तो सभी की सभी चालू संपत्तियां शामिल होती हैं, तो इसका तो कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता। चालू अनुपात के तो ऑप्शन काट दो। अब बात रहेगी तरलता अनुपात की। तो तरलता अनुपात का पता करने के लिए हमें पता होता है कि जो करंट असेट्स होती हैं उसमें से जो नॉन लिक्विड असेट्स हैं, जैसे स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंडिचर हो गए, इन चीजों को अपन लेस करते हैं और अपन कहां पहुंचते हैं? लिक्विड एसेट्स पर पहुंचते हैं, यानी तरल संपत्तियों पर पहुंचते हैं। तो इसका मतलब हो गया तरल अनुपात का संबंध होता है वो स्टॉक को न शामिल करने के साथ होता है। यानी अनुपात तो कौन सा हो गया? तरल, तरल अनुपात, और वो जो संपत्ति है वो कौन सी होती है? स्टॉक। संपत्ति कौन सी होती है? स्टॉक। उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए। क्लियर है? अगले प्रश्न की अपन बात करें। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करता हूं। उधार व वसूली नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी है। उधार व वसूली नीतियों, उधार व वसूली नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी हैं।
उधार व वसूली नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी हैं। प्रश्न ये पूछा गया है, क्या चीज उपयोगी है? पहला ऑप्शन है औसत भुगतान अवधि, औसत भुगतान अवधि। ऑप्शन नंबर बी चालू अनुपात, ऑप्शन सी औसत वसूली अवधि, औसत वसूली अवधि। और ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? चालू परिसंपत्ति अनुपात। चालू परिसंपत्ति अनुपात या आवर्त। प्रश्न क्या पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग उत्तर दे दीजिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। उधार व वसूली नीतियों के मूल्यांकन से संबंधित अनुपात कौन सा है? आपने किसी को उधार माल बेचा तो आप ये चाहोगे कि उसकी वसूली शीघ्र अतिशीघ्र हो, उससे संबंधित अनुपात कौन सा रखा जाएगा? प्रश्न ये पूछा गया है। तो देखिएगा, जिसे हमने उधार माल बेचा वो अपने लिए देनदार हो गया कि नहीं हो गया? इससे वसूली प्राप्त करने की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है इसका संबंध हो जाएगा औसत वसूली अवधि के साथ, एवरेज कलेक्शन पीरियड के साथ। इसको अपन क्या बोलते हैं? एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला अपन काम में लेते हैं? इसका सूत्र अपन काम में लेते हैं, यदि दिनों में निकाल रहे हैं तो 365 डेज, और अगर मंथ में निकाल रहे हैं तो 12 मंथ्स, बट्टा में भाग लगाते हैं। इसका संबंध किसके साथ हो गया? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के साथ हो गया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका भाग लगाते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाता है, औसत संग्रहण या औसत वसूली अवधि आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये जितना कम होगा उतना एक संस्था के लिए क्या माना जाएगा? अच्छा माना जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, वीडियो कुछ अपना पता है थोड़ा लंबा हो रहा है, चीजें विस्तृत तौर पर अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन उपयोगी चीजें आपके लिए परोसी जा रही हैं, उपयोगी चीजें आपको बताई जा रही हैं, तो इन चीजों को जरूर ध्यान से अध्ययन करें। प्रश्न है वो अपन ये मान के चल रहे हैं कि ज्यादा पोर्शन है वो एनसीईआरटी का ही अब की बार कवर होगा, ये ध्यान दीजिए। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एक फर्म में रहतियों की क्रियाशीलता को मापता है, एक फर्म के रहतियों की क्रियाशीलता, फर्म के रहतियों की क्रियाशीलता को मापता है। हिंट मैंने आपको दे दिया है, प्रश्न वाले एग्जामिनर ने भी हमें हिंट दे दिया है। फर्म के रहतियों की क्रियाशीलता को मापता है, कौन सा अनुपात है वो अपन से पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक में लिख रहा हूं औसत वसूली अवधि, वसूली अवधि। ऑप्शन नंबर बी स्कंद आवर्त अनुपात। ऑप्शन नंबर सी जो हमें दे रखा है वो दे रखा है इस संदर्भ में औसत वसूली अवधि, औसत वसूली अवधि तो मैंने ले लिया, द्रव्यतानुपात और चालू अनुपात।
बताइएगा। फर्म में जो स्टॉक हैं, रहतियां हैं, वो कितना एक्टिव है, उसकी एक्टिवनेस को बताने वाला अनुपात कौन सा है? उसकी एक्टिवनेस को बताने वाला अनुपात कौन सा है? नाम से स्पष्ट है, स्टॉक की बात हो रही है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्कंद आवर्त अनुपात ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं मैं, प्रश्न संख्या 10। क्या दे रखा है अपन को? प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 की अगर मैं बात करूं तो हमें दे रखा है कि संकेत दे सकता है कि फर्म स्टॉक आउट तथा विक्रय न होने की स्थिति में। प्रश्न की लैंग्वेज समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसा प्रश्न आपको दिया गया है मैं वैसा हूबहू लिख रहा हूं कि संकेत दे सकता है, संकेत दे सकता है, संकेत दे सकता है किसके संदर्भ में? कि फर्म स्टॉक आउट तथा विक्रय न होना, कि फर्म स्टॉक आउट, फर्म स्टॉक आउट तथा विक्रय न होना। तथा विक्रय न होना, जिसे लॉस्ट सेल्स बोलते हैं। लॉस्ट सेल्स की स्थिति, इसके संकेत से संबंधित चीज क्या हो सकती है? प्रश्न ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 स्टॉक जो औसत भुगतान अवधि, औसत भुगतान अवधि, ऑप्शन बी में अपन रख रहे हैं किस चीज को? रहतियां आवर्त अनुपात, रहतियां आवर्त अनुपात। ऑप्शन सी में अपन रख रहे हैं औसत वसूली अवधि, और ऑप्शन नंबर डी की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी है दरवता अनुपात। इस प्रकार के प्रश्न को अपन सिर्फ ऑप्शन से ही सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न की लैंग्वेज एक बार जरूर समझिएगा। प्रश्न अपन से यह पूछ रहा है कि संकेत दे सकता है, कोई ऐसा अनुपात जो हमें संकेत दे सकता है कि आपके फर्म का जो स्टॉक है वो आउट है और विक्रय न होना, विक्रय न होने की स्थिति में है, ऐसा संकेत कौन सा देगा? मुझे बताइएगा। इस प्रकार के संदर्भ का संबंध किसके साथ होगा? औसत भुगतान अवधि का संबंध तो होता है, एवरेज पेमेंट पीरियड का संबंध तो होता है क्रेडिटर के साथ। इसका संबंध तो किसके साथ हो गया? लेनदारों के साथ। औसत वसूली अवधि का संबंध हो गया देनदारों के साथ। दरवता अनुपात का इसके साथ साथ दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो घुमा फिरा के बात करें, अगर हमें पूरी सारांश की बात समझ में नहीं आई तो मूल चीज को आप जरूर टच करें कि प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया है, स्टॉक से रिलेटेड चीजें पूछी गई है। तो अपन एक वे में जाकर भी इसका सही उत्तर क्या दे सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा रहतियां आवर्त अनुपात, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? स्टॉक टर्नओवर रेशियो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि एबीसी ने अपने ग्राहक को 45 दिन का उधार दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न मैं लिख रहा हूं कि एक कंपनी है, उसने अपने ग्राहक को
एक कंपनी ने अपने ग्राहक को 45 दिन की उधार दे रखी, यानी उसे टाइम पीरियड दे रखा है कि 45 दिन तक आप पेमेंट कर सकते हो। उधार प्रदान की गई है। क्लियर है? आगे आपको दे रखा है उस स्थिति में इसे खराब उधार वसूली कब माना जाएगा? यदि उसकी औसत वसूली अवधि, यानी इस स्थिति में इसे खराब भुगतान या खराब वसूली अवधि लिखूं, खराब वसूली अवधि कौन सी होगी? ये प्रश्न आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों में दे रखा है। कौन सी होगी यदि उसकी वसूली अवधि होती है, यदि उसकी औसत वसूली अवधि होती है। अब मैं यहां दिनों की संख्या लिख रहा हूं, आप गेस करके मुझे बताइएगा कि कौन सा उसके लिए बैड ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 1 30 दिन, ऑप्शन नंबर बी 36 दिन, ऑप्शन नंबर सी 60 दिन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो मैं लिख रहा हूं इसके अंतर्गत 45 दिन। यानी आप इस देनदार को उस श्रेणी में रखते हो कि ये खराब वसूली के संदर्भ में है, तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे आप। देखिएगा बाकी के जो तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, सुनिएगा, 30 दिन, 36 दिन, 45 दिन, इन तीनों का कंपैरिजन आप करोगे आपने ग्राहक को जितने दिन की उधार दी है उसके साथ। अगर उससे कम है तो हम इसको खराब की स्थिति में नहीं मानेंगे, इसको अच्छे की स्थिति में मानेंगे। एक ये 60 दिन है, ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यही इसका सही उत्तर माना जाएगा कि आपकी दिनों की संख्या है वो ज्यादा जा रही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से औसत भुगतान अवधि में दिलचस्पी रखते हैं। विशेष रूप से औसत भुगतान अवधि में, विशेष रूप से औसत भुगतान अवधि में दिलचस्पी रखते हैं। दिलचस्पी रखते हैं चूंकि यह उन्हें फर्म के देय भुगतान ढांचे की सूचना देता है। क्योंकि यह उन्हें फर्म के भुगतान ढांचे की क्या देता है? सूचना देता है। प्रश्न ये पूछा गया है, वे कौन हैं जो फर्म के द्वारा औसत भुगतान अवधि को ध्यान में रखेंगे, यानी उस चीज को ही ध्यान में रखते हुए उसका सॉल्यूशन देखते हैं, यानी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वो फर्म को
फर्म के भुगतान के ढांचे के संदर्भ में उन्हें जानकारी देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 उपभोक्ता। क्या उपभोक्ता की नजर इस पर रहेगी? क्या उपभोक्ता ये देखेगा क्या कि फर्म कितना जल्दी पेमेंट कर रही है? दूसरा अंशधारी। अंशधारी ये देखेंगे क्या कि कितना जल्दी पेमेंट संस्था कर रही है? ऑप्शन सी ऋणग्राही व आपूर्तिकर्ता। ऋणग्राही व आपूर्तिकर्ता। ऑप्शन डी क्रेता। बताइएगा किसे ये चिंता होगी कि फर्म अपने भुगतान कितने जल्दी करती है? किसे इस बात की चिंता होगी कि फर्म अपने भुगतान समय पर करती है या नहीं करती है? इस बात की चिंता किन लोगों को सताएगी? सीधी सी बात है, उन्हीं लोगों को सताएगी जिनसे हमने उधार माल क्रय किया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिनसे हमने ऋण ग्रहण किया है और जिनसे उधार माल खरीदा यानी सप्लायर। और नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमारे पास है, अनुपात फर्म की दीर्घकालीन परिचालन के संदर्भ में आलोचनात्मक सूचनाएं देते हैं। कौन से अनुपात अनुपात फर्म की दीर्घकालीन प्रचालन, अनुपात फर्म की दीर्घकालीन प्रचालन के संदर्भ में आलोचनात्मक सूचना देते हैं। सूचना देते हैं, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1, एक तो दीर्घकालीन है और एक किसके संबंध में है? प्रचालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 द्रव्यता तरलता अनुपात। ऑप्शन बी सेकंड है क्रियाशीलता अनुपात। ऑप्शन सी ऋण शोधन क्षमता अनुपात। ऋण शोधन क्षमता अनुपात। ऑप्शन डी लाभप्रदता अनुपात। बताइएगा किसका संबंध दीर्घकाल के साथ है? उत्तर आपके सामने है। अगर आपने इसकी लैंग्वेज समझ ली तो प्रश्न में कहीं कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली। हमें इसकी लैंग्वेज समझ में आनी जरूरी है। देखिएगा दीर्घकालीन शोधन क्षमता के साथ संबंध होता है, वो किसका होता है? ऋण शोधन क्षमता के साथ होता है। तो सही उत्तर माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। तो ये कुछ प्रश्नों की श्रृंखला थी जो एनसीईआरटी से संबंधित थे अनुपात विश्लेषण के। आगे भी इन चीजों को अपन जारी रखेंगे साथियों। धन्यवाद।